अक्टूबर 5, 2011, पालो अल्टो, कैलिफोर्निया। दुनिया थम गई थी। न्यूज़ चैनल्स, वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह सिर्फ एक चीज़ चल रही थी: स्टीव जॉब्स इज़ डेड। एप्पल का फाउंडर, सिलिकॉन वैली का मैजिशियन चला गया। लोग एप्पल स्टोर्स के बाहर मोमबत्ती जला रहे थे, रो रहे थे, फ्लावर्स रख रहे थे। लेकिन एप्पल के हेडक्वार्टर्स के अंदर, बोर्ड रूम में सन्नाटा था, खामोशी थी। और उस खामोशी के बीच में बैठा था एक आदमी, टिम कुक। उस वक्त पूरी दुनिया, हर टेक एक्सपर्ट, हर बड़ा एनालिस्ट, वॉल स्ट्रीट का हर दिग्गज, सब एक ही बात बोल रहे थे। उन्होंने एप्पल का डेथ वारंट साइन कर दिया था। उन्होंने कहा, टिम कुक एक ऑपरेशंस गाय है, वो एक अकाउंटेंट है, उसमें विजन नहीं है, उसमें मैजिक नहीं है, वो स्टीव जॉब्स नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि बिना स्टीव के एप्पल एक ऑर्डिनरी कंपनी बन जाएगी। एक बड़ा इन्वेस्टर बोला, सेल एप्पल स्टॉक नाउ। दुनिया को लगा कि कहानी खत्म हो गई है। इमेजिन करो उस आदमी का प्रेशर। आपको दुनिया की सबसे आइकॉनिक कंपनी दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस इंसान की जगह लेनी है जो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट सीईओ था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ऑर्डिनरी सिंगर को बोला जाए कि आज से तुम माइकल जैक्सन की जगह लोगे। लोग तुम्हें फेल होते हुए देखना चाहते हैं। लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारी एक गलती का। टिम कुक के पास करिश्मा नहीं था। वो स्टेज पर स्टीव की तरह ऑडियंस को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता था। वो ब्लैक टर्टल नेक नहीं पहनता था। वो बोरिंग था। वो क्वाइट था। लेकिन जो दुनिया को नहीं पता था, और जो शायद स्टीव जॉब्स को पता था, वो ये था कि एप्पल को उस वक्त मैजिक की ज़रूरत नहीं थी। एप्पल को मशीन की ज़रूरत थी। स्टीव जॉब्स एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने पेंटिंग बनाई। लेकिन टिम कुक एक इंजीनियर थे, और उन्हें उस पेंटिंग को मास प्रोड्यूस करना था। आज 12 साल बाद रिजल्ट आपके सामने है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया, लेकिन टिम कुक ने एप्पल को बचाया और फिर उसे दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बनाया। स्टीव के वक्त एप्पल की वैल्यू 300 बिलियन थी। आज 3000 बिलियन है। 10 गुना ग्रोथ। तो सवाल यह है कि एक बोरिंग, शांत और इंट्रोवर्ट इंसान ने, जिसे लोगों ने बैक ऑफिस गाय बोलकर डिसमिस कर दिया था, उसने ये कैसे किया? कैसे उसने दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन बनाई? कैसे उसने एफबीआई से लड़ाई की? कैसे उसने चाइना को कैप्चर किया? आज हम टिम कुक के दिमाग के अंदर जाएंगे। हम लियांडा कहनी की बुक टिम कुक का डीप डाइव पोस्टमार्टम करेंगे। हम कोई जेनरिक मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टैक्टिक्स की। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। वेलकम टू द मास्टर क्लास। पार्ट 1, द रूट्स ऑफ स्टील, 1960 टू 1998। जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं, सर्कमस्टांसेस से, पेन से और डिसिप्लिन से। टिम डोनाल्ड कुक का जन्म नवंबर 1, 1960 को हुआ, रॉबर्ट्सडेल, अलाबामा में। अगर आपने अमेरिका का मैप देखा है तो अलाबामा डीप साउथ में आता है। ये सिलिकॉन वैली नहीं है, ये खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, और 1960s में ये रेसिज्म का गढ़ था, हब था। टिम के फादर डोनाल्ड एक शिपयार्ड वर्कर थे। वो शिप्स रिपेयर करते थे, हाथ का काम, मेहनत का काम। उनकी माँ जेराल्डीन एक फार्मेसी में काम करती थी और कपड़े प्रेस करती थी। टिम कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग फैमिली से था, जहाँ हार्डवर्क कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल था। टिम बचपन से ही अलग था। वो शोर मचाने वाला बच्चा नहीं था, वो ऑब्जर्व करने वाला बच्चा था। स्कूल में टीचर्स उसे मोस्ट लाइकली टू सक्सीड नहीं बोलते थे, वो उसे मोस्ट रिलायबल बोलते थे। उसने स्कूल के टाइम पर अखबार बांटे, पेपर बॉय। उसने रेस्टोरेंट में प्लेट धोने का काम किया। उसने अपनी साइकिल खरीदने के लिए पैसे जोड़े। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ रॉबर्ट्सडेल में, जिसने टिम कुक की सोल को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये इंसिडेंट लियांडर कहनी ने अपनी बुक में बहुत डिटेल में बताया है। 1970s की शुरुआत थी। टिम साइकिल चला रहा था अपने घर के पास। रात का वक्त था। उसने देखा कि एक घर के सामने आग लगी हुई है। वो पास गया। उसने देखा कि कू क्लक्स क्लैन, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक रेसिस्ट ग्रुप था, वो वहाँ एक ब्लैक फैमिली के घर के सामने क्रॉस जला रहे थे। वो उस फैमिली को डरा रहे थे, उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे। टिम एक छोटा बच्चा था। वो डर गया। उसने वहाँ खड़े कू क्लक्स फैम के मेंबर को चिल्लाकर कहा, स्टॉप, ये गलत है। उस आदमी ने अपना हुड उठाया और टिम कांप गया। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था। वो आदमी टिम के इलाके का ही एक डीकन था, चर्च का मेंबर। उस दिन टिम ने सीखा कि अथॉरिटी हमेशा सही नहीं होती। उस दिन उसने सीखा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। ये इंसिडेंट टिम के दिमाग में छप गया। इसलिए आज जब आप देखते हैं कि टिम कुक ह्यूमन राइट्स के लिए, गे राइट्स के लिए, प्रिवेसी के लिए इतना वोकल है, तो ये कोई पीआर स्टंट नहीं है। ये उस 12 साल के लड़के का गुस्सा है जो आज दुनिया का सबसे पावरफुल सीईओ बन गया है। लेकिन इमोशंस बिजनेस नहीं चलाते, स्किल्स चलाते हैं। और टिम ने अपनी स्किल्स चूज की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसने ऑबर्न यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब ध्यान से सुनिए, स्टीव जॉब्स एक आर्टिस्ट थे, कैलीग्राफी, डिजाइन। टिम कुक ने चुना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। कैसे मैं किसी प्रोसेस से कचरा निकाल सकता हूँ, कैसे मैं 10 स्टेप्स को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं वेस्ट को ज़ीरो कर सकता हूँ। ये पढ़ाई क्रिएटिव नहीं थी, ये पढ़ाई ब्रूटल थी, ये पढ़ाई थी एफिशिएंसी की। कॉलेज के बाद टिम गया आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, उस वक्त की गूगल। लोग कहते हैं टिम एप्पल में बना, गलत, टिम आईबीएम में बना। वहां उसने 12 साल बिताए। आजकल की जनरेशन 12 महीने में जॉब छोड़ देती है क्योंकि ग्रोथ नहीं मिल रही। टिम ने 12 साल वहां रगड़ा। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा था जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। आईबीएम में उसका काम था पीसी डिवीजन को संभालना। उसका बॉस रे मेज उसके बारे में कहता था, टिम वो इंसान था जो क्रिसमस के दिन भी ऑफिस आता था ताकि अगले साल की प्लानिंग कर सके। वहां टिम ने एक रूल बनाया जो आगे चलकर उसका मंत्र बन गया। इन्वेंट्री इज ईविल, स्टॉक पाप है। सोचिए, आप दूध बेच रहे हैं। अगर दूध आज नहीं बिका तो कल वो खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। टिम का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी दूध की तरह होते हैं। कंप्यूटर, चिप, फोन, इनकी वैल्यू हर हफ्ते 1 से 2% गिरती है। अगर आपका प्रोडक्ट वेयरहाउस में पड़ा है तो आप पैसे जला रहे हैं। टिम का ऑब्सेशन बन गया, फैक्ट्री से निकले और कस्टमर के हाथ में। बीच में रुकना मना है, स्पीड ही सब कुछ है। 1998 आ गया। टिम अब कॉम्पैक में था। कॉम्पैक उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पीसी कंपनी थी। टिम वहां वीपी था। लाइफ सेट थी, बड़ी सैलरी, बड़ा ऑफिस, स्टेबिलिटी। तभी एक कॉल आया। एक हेडहंटर ने बोला, एप्पल बात करना चाहता है। टिम ने फोन काट दिया। मैं क्यों जाऊंगा एप्पल, वो कंपनी मर रही है। एप्पल 1998 में सच में मर रही थी। बैंक में पैसे नहीं थे, माइक्रोसॉफ्ट से भीख मांगनी पड़ रही थी। माइकल डेल बोल चुका था कि एप्पल को बंद करके पैसे वापस कर देने चाहिए। रिक्रूटर्स ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक बार स्टीव जॉब्स से मिल लो। टिम ने सोचा, चलो मिल लेते हैं। स्टीव जॉब्स लेजेंड है, मिलने में क्या जाता है। वो मीटिंग 5 मिनट की थी, सिर्फ 5 मिनट। स्टीव जॉब्स ने टिम को कोई डेटा नहीं दिखाया, कोई बैलेंस शीट नहीं दिखाई। स्टीव ने टिम को एक विजन दिखाया। उसने कहा, मैं इंडस्ट्री को बदलने वाला हूं। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को मिला देगा। वो iMac G3 की बात कर रहे थे। टिम कुक, जो एक लॉजिकल डेटा ड्रिवन इंसान था, जिसका करियर एक एक्सेल शीट की तरह परफेक्ट था, उसने पहली बार अपनी गट फीलिंग सुनी। उसके दिमाग का लेफ्ट साइड लॉजिक चिल्ला रहा था, मत कर, ये सुसाइड है, कॉम्पैक्ट छोड़ना पागलपन है। लेकिन उसके दिमाग का राइट साइड इंट्यूशन बोल रहा था, लाइफ में कुछ बड़ा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। टिम ने हाँ बोल दिया। उसके मेंटर्स ने कहा वो पागल है, लेकिन टिम को दिख गया था कि एप्पल के पास सोल थी, बस स्केलेटन नहीं था। हड्डियां टूटी हुई थी और टिम कुक वहां हड्डी जोड़ने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनकर जा रहा था। पार्ट 2, द ऑपरेशनल सर्जन, 1998 टू 2011। जब टिम कुक ने एप्पल ज्वाइन किया तो हालात बुरी नहीं थी, हालात डिजास्ट्रस थी। इमेजिन कीजिए एक वेयरहाउस, वहां एप्पल के कंप्यूटर्स के ढेर लगे हुए हैं, धूल खा रहे हैं। एप्पल के पास 31 डेज की इन्वेंट्री थी। मतलब जो कंप्यूटर आज बना है वो एवरेज 1 महीने तक गोडाउन में पड़ा रहता था बिकने से पहले। टिम कुक के लिए ये क्राइम था। उसने आते ही कहा, ये कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये कबाड़ खाना है। टिम ने जो किया उसे बिजनेस स्कूल्स में द कुक डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऑपरेशन 1, क्लोज द फैक्ट्रीज। सबसे पहले टिम ने कहा, हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं? एप्पल की अपनी फैक्ट्रीज थी दुनिया भर में, कैलिफोर्निया में, आयरलैंड में, सिंगापुर में। टिम ने कहा, बंद करो सब। लोग हिल गए। अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दें, फिर बनाएगा कौन? टिम का लॉजिक क्लियर था। अगर हम फैक्ट्री चलाएंगे तो हमें मशीन्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लेबर यूनियन से लड़ना पड़ेगा, हमारा फोकस प्रोडक्ट से हटकर प्रोडक्शन पे चला जाएगा। उसने सारा काम आउटसोर्स कर दिया फॉक्सकॉन और दूसरे पार्टनर्स को। इससे एप्पल का फिक्स्ड कॉस्ट खत्म हो गया, रिस्क शिफ्ट हो गया सप्लायर्स पर। ऑपरेशन 2, स्क्वीज द सप्लायर्स। एप्पल उस वक्त 100 से ज्यादा सप्लायर से पार्ट्स खरीद रहा था। टिम ने कहा, टू क्राउडेड। उसने उन 100 सप्लायर्स को बुलाया और कहा, मुझे सिर्फ 24 चाहिए। इससे क्या हुआ? कंपटीशन। सप्लायर्स के बीच में हंगर गेम्स शुरू हो गए। हर सप्लायर एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए प्राइस कम करने लगा और क्वालिटी बढ़ाने लगा। टिम ने उन्हें एक ही बात बोली, मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बेस्ट प्राइस पर, और कल सुबह चाहिए। जो मना करता वो बाहर। टिम रूथलेसनेस में स्टीव से कम नहीं था, बस उसका तरीका शान था। ऑपरेशन 3, द 4 AM टेरर। टिम कुक का वर्क रूटीन एप्पल में एक लेजेंडरी हॉरर स्टोरी बन गया था मैनेजर्स के लिए। वो सुबह 3:45 पर उठता था। 4:30 बजे तक जब आधा अमेरिका सो रहा होता था, टिम ईमेल्स भेजना शुरू कर देता था। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजर्स जब सुबह ऑफिस आते तो उनके इनबॉक्स में टिम के सवाल होते थे। मीटिंग्स में टिम चिल्लाता नहीं था, वो घूरता था। अगर किसी मैनेजर ने कहा, सर प्रोडक्शन थोड़ी लेट हो गई, तो टिम गुस्सा नहीं करता था, वो बस उसे देखता रहता था। साइलेंस।
लंबी खामोशी। मैनेजर पसीने छोड़ देता था। वो साइलेंस इतना अनकंफर्टेबल होता था कि लोग कुछ भी बोलकर वहां से भागना चाहते थे। टिम पूछता था क्यों लेट हुई, रूट कॉज क्या है, कितने यूनिट्स, कौन जिम्मेदार है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप टिम कुक की मीटिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसने एप्पल के कल्चर को बदल दिया था। एप्पल अब हवाबाजी से नहीं, डेटा से चलने लगी थी। ऑपरेशन 4, द 2 डे मिरेकल। सिर्फ 7 महीने। टिम कुक को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 7 महीने हुए थे और वो 31 दिन की इन्वेंट्री घटकर 6 डेज पर आ गई थी। और अगले कुछ सालों में 2 डेज। सोचिए इसका इम्पैक्ट। डेल कंप्यूटर्स जो एफिशिएंसी का किंग माना जाता था, उसके पास भी 7-8 दिन की इन्वेंट्री होती थी। एप्पल जो क्रिएटिव टाइप्स की कंपनी थी, अब डेल से ज़्यादा एफिशिएंट हो गई थी। कंप्यूटर फैक्ट्री से निकलता था और 48 घंटे के अंदर कस्टमर के हाथ में होता था। इसका मतलब था कैश फ्लो, अनलिमिटेड कैश फ्लो। एप्पल के पास पैसे की नदी बहने लगी क्योंकि पैसा स्टॉक में नहीं फंसा था। लेकिन टिम कुक का असली जीनियस दिखा एक डील में जो हिस्ट्री बुक्स में होनी चाहिए, द फ्लैश मेमोरी डील। 2005 का वक्त था। एप्पल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था, आईपॉड नैनो। टिम को पता था ये प्रोडक्ट दुनिया हिला देगा, सबको चाहिए होगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल चीज चाहिए थी, फ्लैश मेमोरी, स्टोरेज चिप। उस वक्त दुनिया में फ्लैश मेमोरी लिमिटेड थी। टिम कुक ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो सैमसंग और हाइनिक्स जो मेमोरी बनाते थे उनके पास गया। उसने टेबल पर $1 बिलियन कैश रख दिया। उसने कहा, अगले 3 साल में तुम जितनी भी मेमोरी बनाओगे वो सारी मेरी। मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। $1 बिलियन। उस जमाने में ये रकम ह्यूज थी। सप्लायर्स ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? जब आईपॉड नैनो लॉन्च हुआ तो मार्केट में धूम मच गई। दूसरी कंपनीज, क्रिएटिव, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी अपने MP3 प्लेयर्स बनाने चाहे। लेकिन जब वो सप्लायर्स के पास गए मेमोरी खरीदने, तो सप्लायर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सॉरी, स्टॉक नहीं है, सब एप्पल ले गया। अगर स्टॉक मिला भी तो डबल प्राइस पर मिला। टिम कुक ने प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही कंपटीशन का गला घोट दिया था। सोनी का प्लेयर महंगा बना, एप्पल का सस्ता। गेम ओवर। इसको कहते हैं सप्लाई चेन एज अ वेपन। टिम कुक ने सप्लाई चेन को बोरिंग डिपार्टमेंट से उठाकर वॉर रूम बना दिया था। ये सब करते हुए टिम हमेशा शैडोज में रहा। स्टेज पर स्टीव जॉब्स तालियां बटोर रहे थे, वन मोर थिंग बोल रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे टिम कुक वो मशीन चला रहा था जो उन सपनों को रियलिटी बना रही थी। स्टीव जॉब्स सपने देखते थे, टिम कुक उन्हें डिलीवर करता था। बिना टिम के आईफोन सिर्फ एक प्रोटोटाइप रह जाता। टिम की वजह से वो करोड़ों लोगों की जेब में पहुंचा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2009 में स्टीव की तबीयत खराब होने लगी। टिम ने अपना लिवर ऑफर किया स्टीव को। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लियांडर केहनी बुक में बताते हैं कि जब टिम को पता चला कि उसका ब्लड टाइप स्टीव से मैच करता है, तो उसने सीक्रेट टेस्ट्स करवाए। वो स्टीव के घर गया और कहा, स्टीव, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। मैं अपना लिवर का एक हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ, तुम बच जाओगे। स्टीव जॉब्स जो उस वक्त मर रहे थे, वो बिस्तर से उठे और टिम पर चिल्लाए, नहीं, मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा। आई विल नेवर लेट यू डू दैट। ये दिखाता है उन दोनों का रिश्ता। लोग सोचते हैं वो बॉस एम्प्लॉय थे, नहीं, वो ब्रदर्स थे। और फिर आया अगस्त 24, 2011। स्टीव जॉब्स ने रिजाइन किया, टिम कुक CEO बना। और ठीक 6 हफ्ते बाद 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। अब वापस उस बोर्ड रूम के सन्नाटे में चलिए। स्टीव चला गया। दुनिया बोल रही है एप्पल खत्म। अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। स्कॉट फॉरस्टाइल जो iOS का हेड था, जो मिनी स्टीव जॉब्स माना जाता था, वो पावर के लिए खेल रहा था। डिजाइन टीम अलग दिशा में जा रही थी। शेयर होल्डर्स पैनिक में थे। टिम कुक के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं स्टीव बनने की कोशिश करूं? क्या मैं एक्टिंग करूं? क्या मैं फेक करूं? अगर टिम ने वहां स्टीव को कॉपी करने की कोशिश की होती तो एप्पल डूब जाती, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा कॉपी से बेहतर होता है। टिम ने एक फैसला लिया जो बहुत मुश्किल था। उसने डिसाइड किया, मैं स्टीव जॉब्स नहीं बनूंगा, मैं टिम कुक बनूंगा। और उसका पहला बड़ा टेस्ट आने वाला था, FBI के रूप में। एक टेररिस्ट अटैक, एक आईफोन और एक सरकार जो चाहती थी कि एप्पल अपना सबसे बड़ा उसूल तोड़ दे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे टिम कुक ने अमेरिकन गवर्नमेंट से लड़ाई की, कैसे उसने स्कॉट फॉस्टाइल को फायर किया जो स्टीव का फेवरेट था, और कैसे उसने एप्पल वॉच लॉन्च करके दुनिया को गलत साबित किया। पार्ट 3, द ट्रायल बाय फायर, 2012 टू 2016। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद टिम कुक के सामने दो सबसे बड़े दुश्मन थे। एक दुश्मन घर के अंदर था और एक दुश्मन घर के बाहर, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। लोगों को लगता है कि CEO का काम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। टिम कुक ने दिखाया कि CEO का काम कल्चर प्रोटेक्ट करना होता है। 2012 में एप्पल में एक सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ थी जॉनी आइव की डिजाइन टीम जो एप्पल का सोल थी। दूसरी तरफ थी स्कॉट फॉरस्टाइल की सॉफ्टवेयर टीम जो एप्पल का दिमाग थी। स्कॉट फॉरस्टाइल कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं था, वो iOS का फादर था। वो स्टीव जॉब्स का फेवरेट था।
लोग उसे मिनी स्टीव जॉब्स बुलाते थे। वो एरोगेंट था, अग्रेसिव था और ब्रिलियंट था। स्कॉट को लगता था कि स्टीव के जाने के बाद अगला सीईओ उसे होना चाहिए था, टिम को नहीं। तभी हुआ एप्पल मैप्स डिजास्टर। एप्पल ने गूगल मैप्स को हटाकर अपना मैप्स लॉन्च किया और वो डिजास्टर था। रास्ते गायब थे, ब्रिजेस पानी के अंदर दिख रहे थे, सिटीज गलत जगह मार्क थीं। पूरी दुनिया ने एप्पल का मजाक उड़ाया। एप्पल लॉस्ट इट्स मैजिक। टिम कुक ने डिसाइड किया कि एप्पल को माफी मांगनी पड़ेगी। टिम ने स्कॉट फॉरस्टाइल को बुलाया और कहा, हमें एक अपॉलॉजी लेटर साइन करना है, हमने गलती की है। स्कॉट ने मना कर दिया। उसने कहा, स्टीव जॉब्स कभी माफी नहीं मांगता, मैं साइन नहीं करूंगा। ये वो मोमेंट था जहां पर टिम को चुनना था, टैलेंट या कल्चर। स्कॉट दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर था, लेकिन वो कल्चर को जहर बना रहा था। टिम कुक जो हमेशा शांत रहता था, उसने बिना आवाज उठाए अपना डिसीजन ले लिया। उसने स्कॉट फॉरस्टाइल को फायर कर दिया। दुनिया हिल गई। टिम कुक ने आईओएस के क्रिएटर को निकाल दिया, एप्पल खत्म हो जाएगी। लेकिन टिम का मैसेज क्लियर था, एप्पल में कोलैबोरेशन होगा, पॉलिटिक्स नहीं। अगर आप टीम प्लेयर नहीं हैं तो आप चाहे कितनी भी बड़े जीनियस हो, आप एप्पल में नहीं रह सकते। इस डिसीजन ने जॉनी आइव को रोक लिया, जो एप्पल छोड़ने वाले थे, और एप्पल के कल्चर को साइलोस से कोलैबोरेशन में बदल दिया। आज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतना सीमलेस चलता है, वो इस एक डिसीजन की वजह से है। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। दिसंबर 2015, सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया। एक टेररिस्ट अटैक हुआ। सैयद रिजवान फारूक और उसकी वाइफ ने 14 लोगों को मार दिया। पुलिस ने टेररिस्ट्स को मार गिराया। क्राइम सीन से एक चीज मिली, एक आईफोन 5C। एफबीआई को लगा कि इस फोन के अंदर टेररिस्ट्स का पूरा नेटवर्क, उनके प्लान्स और अगले अटैक्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन फोन लॉक्ड था, एनक्रिप्टेड था। एफबीआई ने एप्पल के पास फोन भेजा और कहा, इसे अनलॉक करो। एप्पल के इंजीनियर्स ने कहा, हम नहीं कर सकते। हमने एन्क्रिप्शन इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम खुद भी इसे नहीं खोल सकते। एफबीआई ने कहा, तो नया सॉफ्टवेयर बनाओ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पासवर्ड अटेम्प्ट लिमिट को हटा दे, ताकि हम ब्रूट फोर्स से फोन खोल सकें। बेसिकली एफबीआई मांग रही थी एक बैकडोर, एक मास्टर की। टिम कुक के पास एक कोर्ट ऑर्डर आया, फेडरल जज का ऑर्डर। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी और दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, टिम कुक पर प्रेशर डाल रही थी। देश की सुरक्षा का सवाल है, टेररिस्ट्स को पकड़ना है। अगर टिम हाँ बोल देता तो वो हीरो बन जाता, पब्लिक उसे पेट्रियाटिक बोलती। लेकिन टिम ने सोचा। उसने अपने इंजीनियर से बात की। इंजीनियर्स ने कहा, टिम, हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार ये मास्टर की बना दी और वो किसी हैकर के हाथ लग गई या किसी डिक्टेटर के हाथ लग गई, तो दुनिया के करोड़ों आईफोन्स अनसेफ हो जाएंगे। कोई भी किसी का भी फोन खोल सकेगा। टिम कुक अकेला था। उसने अपनी टीम से कहा, हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे। सोचिए गट्स, एक कंपनी का सीईओ अपने देश की सरकार और एफबीआई को नो बोल रहा है। टिम ने एक पब्लिक लेटर लिखा कस्टमर्स को। उसने समझाया कि ये लड़ाई एक फ़ोन की नहीं है, ये लड़ाई प्राइवेसी की है। उसने कहा, अगर हमने आज एफबीआई के लिए दरवाज़ा खोल दिया तो कल कोई भी अंदर आ सकता है। प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अमेरिका दो हिस्सों में बट गया। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा, बॉयकॉट एप्पल, टिम कुक देशद्रोही है। न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स होने लगी। टिम कुक अपने स्टैंड पर अड़ा रहा। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। उसने कहा, सम थिंग्स आर हार्ड एंड सम थिंग्स आर राइट एंड सम थिंग्स आर बोथ। आखिर में एफबीआई को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी हैकर से फोन खुलवाया। लेकिन इस लड़ाई ने एप्पल को बदल दिया। पहले एप्पल सिर्फ एक कूल टेक ब्रांड था। उस दिन के बाद एप्पल एक वैल्यूज बेस्ड ब्रांड बन गया। लोगों को लगा कि उनका डेटा एप्पल के पास सेफ है, क्योंकि टिम कुक एफबीआई से लड़ सकता है उनके लिए। ये ट्रस्ट किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से नहीं खरीदा जा सकता। ये टिम कुक की लेगेसी है। पार्ट 4, द ट्रिलियन डॉलर एम्पायर, 2016-2023। एफबीआई केस के बाद टिम कुक ने साबित कर दिया था कि वो एक स्ट्रांग लीडर हैं। लेकिन क्रिटिक्स अभी भी चुप नहीं थे। वो बोल रहे थे, एप्पल ने इनोवेट करना बंद कर दिया है। स्टीव जॉब्स के बाद कोई नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं आया। आईफोन की सेल्स रुक गई हैं। एप्पल इज बोरिंग। सच में 2016 के आसपास आईफोन की सेल्स सैचुरेट हो गई थी। हर किसी के पास फोन था। लोग हर साल नया फोन नहीं खरीद रहे थे। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स बोल रहे थे कि एप्पल का ग्रोथ खत्म। लेकिन टिम कुक के पास एक प्लान था जो किसी को दिख नहीं रहा था। वो प्लान था द इकोसिस्टम पिवट। टिम ने देखा कि हमारे पास 1 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस हैं। 100 करोड़ लोग आईफोन यूज कर रहे हैं। अगर हम उन्हें नया फोन नहीं बेच सकते तो हम उन्हें कुछ और बेच सकते हैं। टिम ने फोकस शिफ्ट किया सर्विसेज और वेरेबल्स पर। सबसे पहले दी एप्पल वॉच। जब एप्पल वॉच लॉन्च हुई थी, टेक रिव्यूअर्स ने मजाक उड़ाया था, किसको चाहिए ये, बैटरी लाइफ बेकार है, स्लो है। लेकिन टिम कुक ने फैशन पर फोकस नहीं किया, उसने हेल्थ पर फोकस किया।
उसने एप्पल वॉच को एक लाइफ सेविंग डिवाइस बना दिया। हार्ट रेट मॉनिटर, ईसीजी, फॉल डिटेक्शन। आज रिजल्ट क्या है? एप्पल वॉच ने पूरी स्विस वॉच इंडस्ट्री को हरा दिया है। रॉलेक्स, ओमेगा, स्वॉच सबको मिला दो तब भी एप्पल वॉच अकेले उनसे बड़ी है। ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स का नहीं था, ये प्योर टिम कुक प्रोडक्ट था। दूसरा, एयरपॉड्स। लोगों ने मजाक उड़ाया, टूथब्रश के हेड जैसे लगते हैं, गिरेगा तो खो जाएगा। टिम कुक ने हेडफोन जैक हटाया आईफोन 7 से। कितनी गालियां पड़ी थी याद है? टिम कुक लालची है, डोंगल बेच रहा है। लेकिन टिम फ्यूचर देख रहा था, वायरलेस फ्यूचर। आज एयरपॉड्स का रेवेन्यू एडोबे और स्पॉटिफाई जैसी कंपनी से ज्यादा है। सिर्फ एयरपॉड्स एक फॉर्च्यून 500 कंपनी बन सकती है। ये है टिम कुक का इनोवेशन। ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये मैसिव है। तीसरा और सबसे बड़ा, सर्विसेज रेवेन्यू। टिम ने रियलाइज किया कि आईफोन एक वन टाइम सेल है, लेकिन आई क्लाउड, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, ऐप स्टोर, एप्पल पे, ये रेकरिंग रेवेन्यू है। टिम ने एप्पल को एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस बना दिया। आज एप्पल का सर्विसेज डिवीजन अकेला इतना बड़ा है कि वो फॉर्च्यून 50 में आ सकता है। इसने एप्पल को रिसेशन प्रूफ बना दिया। भले ही लोग नया फोन ना खरीदें, वो आई क्लाउड का स्टोरेज पे करना बंद नहीं करेंगे। और आखिर में, सप्लाई चेन सुप्रीमेसी। टिम कुक ने मैन्युफैक्चरिंग को आर्ट फॉर्म बना दिया। चाइना में फॉक्सकॉन सिटी, जिसे आईफोन सिटी कहते हैं, 3 लाख लोग काम करते हैं। टिम ने वहां ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिस दिन डिजाइन फाइनल होता है, उसके कुछ हफ्तों बाद मिलियंस ऑफ फोन्स बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन टिम जानता था कि ऑल एग्स इन वन बास्केट डेंजरस है। कोविड और चाइना यूएस टेंशन ने यह साबित किया। तो टिम ने वही किया जो उसने शुरुआत में किया था, डाइवर्सिफिकेशन। अब वो इंडिया और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करके वो इंडिया में नया इकोसिस्टम बना रहा है। ये वही 1998 वाला टिम कुक है जो रिस्क मैनेज कर रहा है, बस स्केल अब 1000 गुना बड़ा है। द वर्डिक्ट, द $3 ट्रिलियन मैन। अगस्त 2018 में एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने $1 ट्रिलियन मार्केट कैप टच किया। अगस्त 2020 में $2 ट्रिलियन, जनवरी 2022 में $3 ट्रिलियन। ये नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टिम कुक ने एप्पल की वैल्यू में इतना पैसा ऐड किया जितना पूरी इंडियन इकोनॉमी का साइज है। स्टीव जॉब्स वॉर टाइम सीईओ थे। उन्होंने जंग लड़ी, कंपनी बनाई, रेवोल्यूशन लाए। टिम कुक पीस टाइम एम्परर हैं। उन्होंने उस छोटी सी किंगडम को दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया। स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि थिंक डिफरेंट। टिम कुक ने हमें सिखाया कि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। विजन होना जरूरी है, लेकिन उस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए डिसिप्लिन, लॉजिस्टिक्स और एथिकल लीडरशिप चाहिए। लियांडर कहनी अपनी बुक के एंड में कहते हैं कि टिम कुक की लेगेसी ये नहीं होगी कि उसने आईफोन बनाया या नहीं। उसकी लेगेसी ये होगी कि उसने दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी को अपनी वैल्यूज पर चलाया। प्राइवेसी, एनवायरनमेंट, एप्पल 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने वाला है। एजुकेशन, टिम कुक ने साबित किया कि आप बोरिंग हो सकते हो, आप गे हो सकते हो, आप सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, और फिर भी आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन सकते हो। आखिरी सबक जो हम टिम कुक से ले सकते हैं, जब दुनिया आपको किसी और से कंपेयर करे, जैसे टिम को स्टीव से किया गया था, तो कॉपी मत करो। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो। टिम जानता था वो विजनरी नहीं है, वो ऑपरेटर है। उसने अपनी वीकनेस को छुपाया नहीं। उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग कर दिया कि विजन की कमी महसूस ही नहीं हुई। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट अ सेकेंड रेट वर्जन ऑफ समवन एल्स। यही है द टिम कुक वे। शांत रहो, काम करो, और जब दुनिया शोर मचा रही हो, तब तुम हिस्ट्री क्रिएट करो। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।